हेलो एंड आई वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार। चलो शुरू करते हैं विज्ञान के समाचार। तो जी आप अपनी स्क्रीन पर बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं, ये है 3 करोड़ रुपए प्रति किलोग्राम का सब्सटेंस। ठीक है जी, क्या है ये? भाई साहब ये है यूरेनियम। देखो जी, वैसे तो इसका इस्तेमाल बहुत जगह होता है, लेकिन आप इससे बिजली, बम और दवाई, ये मेन चीजें बनाते हो। वैसे फर्टिलाइजर वगैरह में भी इसका इस्तेमाल बहुत होता है। आगे चलते हैं। एक उदाहरण के लिए मान लीजिए कि कल को आपकी जमीन के नीचे सोना, चांदी या फिर यूरेनियम जैसी कोई बहुत कीमती चीज निकल आ जाती है, तो उस पर आखिर हक किसका होगा? तो जी जैसे ही आपकी जमीन के नीचे कोई कीमती चीज निकलकर सामने आएगी, सरकार तुरंत वहां पर धमक पड़ेगी और कहेगी, बाबू ये क्या कर रहे हो तुम इसको खोद कर नहीं निकाल सकते, ये सरकारी संपत्ति है। लेकिन क्या वाकई में वो सरकारी संपत्ति है? अब लड़ाई कोर्ट जाएगी। देखो हुआ क्या था, केरला में एक महिला थी, अब नाम तो मुझे याद नहीं, मैं बता दूंगा आगे, कुछ अम्मा करके थी। तो जी उनकी जमीन पर जो जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो जाके धमक पड़ता है कि अम्मा आपकी जमीन के नीचे जो माल पानी है ना, मतलब मिनरल वगैरह, वो अपने हैं, यानी सरकारी संपत्ति है, तो अब इस पर आपका कोई अधिकार नहीं है। तो ज्यादा मतलब इधर उधर के कानूनबाजी के चक्कर में मत पड़ो, पैसे वैसे लेते हैं, मांडवाली करते हैं और मामले को रफा दफा करते हैं। अम्मा पूरी तेज, अम्मा पहुंच गई हाई कोर्ट। अब भैया हाई कोर्ट के जज ने ये कहा कि देखो जो संपत्ति है ना वो स्टेट की होती है, तो अम्मा ये जो इसके नीचे का माल पानी है ना, ये सरकारी संपत्ति है। अब अम्मा पूरी तेज, अम्मा पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट। अब बात है शायद सन 2013 की, मैंने आगे इसमें लगाया भी होगा, कहां लिखा है 2013, कहीं लिखा है क्या? पढ़ा तो था मैंने, चलो डेट वेट मुझे दिख नहीं रही इसमें, आप देख लेना। मैं इसका जो पीडीएफ है, जजमेंट का जो पीडीएफ है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का पीडीएफ, वो आपको व्हाट्सएप चैनल पर दे दूंगा, विज्ञान रिचार्ज के व्हाट्सएप चैनल पर। तो जी इस जजमेंट के अकॉर्डिंग, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अकॉर्डिंग, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि भैया अगर आपकी कोई जमीन है और उसके नीचे कोई कीमती चीज निकलती है, कोई मिनरल निकलता है, तो वो आपकी ही संपत्ति है, सरकार की संपत्ति नहीं है, अनलेस अनटिल के वो कोयला ना हो। क्योंकि कोयले को पूरे देश में अगर कोयला कहीं पर भी निकलता है तो वो सरकारी संपत्ति में ही गिना जाएगा। और इसके हिसाब से यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ये कहता है कि जिसकी प्रॉपर्टी उसका माल, सरकार नहीं काटेगी फालतू में कोई भी बवाल। ठीक है जी। अब क्योंकि आपको ये बात पता लग गई है कि आपकी प्रॉपर्टी में जो माल पानी है वो आपका है और आप फावड़ा खुदाल लेकर अपनी प्रॉपर्टी को खोदने निकल पड़ो, उससे पहले रुक जाओ जरा, ये तो देख लो कि आखिर आप चीजों को ढूंढोगे कैसे। मान लेते हैं आप भी यूरेनियम की खोज में निकल पड़े, क्योंकि भैया 3 करोड़ रुपए प्रति किलो थोड़ा नहीं होता, महंगा मसाला है। तो अगर आप उसको खोदने के लिए, खोज कर खोदने के लिए निकल चुके हो, तो जरा जान लो कि आखिर आप उसे ढूंढोगे कैसे। उससे पहले एक जरूरी चीज इस वीडियो से हम सीखने क्या वाले हैं। अरे भाई चल जा, चल क्यों नहीं रही? हाँ चल पड़ी। देखो तो इस वीडियो में मोटा मोटा आपको ये जो बुलेट पॉइंट्स है मैंने लिखा है, मैं इनके बारे में बताने वाला हूं। ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो से मिल जाएगी, आराम से पॉज करके पढ़ लेना। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो जिन देशों में यूरेनियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है, वहां पर सरकार की एक पॉलिसी है कि अगर कोई आम आदमी यूरेनियम या कोई और कीमती मिनरल को ढूंढ लेता है तो सरकार उससे वो मिनरल खरीदेगी, मतलब उसका हो नहीं जाएगा, लेकिन क्योंकि उसने ढूंढा है तो उसके बदले में उसको रॉयल्टी, इनाम और पैसे, मतलब मोटे पैसे, काफी सारे पैसे भर भर के दिए जाएंगे। अब जरा जान लो कि ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया के टाइम में लोग यूरेनियम कैसे ढूंढते थे। तो भाई साहब जैसे कि ये जनाब एक गीगर काउंटर लेकर हाथ में घूम रहे हैं, अपने पूरे परिवार को लेकर घूम रहे हैं, सबके हाथ में थमा रखा है, वेकेशन की वेकेशन हो जाएगी, घूमना फिरना हो जाएगा, और कहीं यूरेनियम हाथ लग गया तो भाई साहब पैसा ही पैसा होगा। यह है सेंटीलेटर नाम का एक डिवाइस, जिसको जब हम किसी रेडियो एक्टिव मटेरियल की तरफ पॉइंट करते हैं तो ये जो रेडिएशन रिसीव करता है वो हमें डायल पे दिखता है। अब जी ये गीगर काउंटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। गीगर काउंटर आप जानते हैं ये भी रेडिएशन को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब अगर आपको यूरेनियम मिल गया तो उसके बाद आप क्या करोगे? थैला, बोरी, कुछ भी भरो, उसे पैक करो, पैक करने के बाद एटॉमिक एनर्जी कमीशन को मेल कर दो, नहीं मेल नहीं, क्या बोलते, कोरियर कर दो। ठीक है जी, कोरियर कर दिया। अब एटॉमिक एनर्जी कमीशन क्या करेगा? आपके द्वारा जो माल पानी भेजा गया थैले में भर के, उसके ऊपर करेगा टेस्ट। उसमें पता करेगा कि क्या हमें जो आपने माल भेजा है उसकी माइनिंग करनी चाहिए, क्या वो प्रॉफिटेबल है। कहीं पता चला कि भाई साहब यूरेनियम की क्वालिटी तो है बहुत कम और हमने करोड़ों रुपया खर्च कर दिया वहां पर उसे निकालने में, जो हमारे किसी काम आया नहीं। तो ये टेस्ट वगैरह करते हैं और उसके बाद कंफर्म करते हैं।
अब अगर ये कंफर्म हो गया कि आपने जो सैंपल भेजा है वो बढ़िया है, तो उसके बाद काम शुरू हो जाता है, खुदाई वगैरह शुरू होती है। लेकिन सिर्फ ये अकेला तरीका नहीं है यूरेनियम को निकालने का, एक और तरीका भी है, बताता हूं अभी उसके बारे में। और अगर जब पैसा वैसा आ जाएगा तो आप हेलीकॉप्टर से यात्रा वगैरह भी कर सकते हो। मतलब ये हेलीकॉप्टर वैसे यात्रा के लिए नहीं है, इसके नीचे ना वो सेंटिलेटर नाम का डिवाइस लगा रखा है, तो ये जितनी जगह के ऊपर उड़ेगा तो जमीन से निकलने वाले हाई एनर्जी पार्टिकल जैसे गामा पार्टिकल होते हैं उन्हें डिटेक्ट करने का काम करता है। अब देखो, किसी आम आदमी को अगर मुझे ये बताना हो कि यूरेनियम के अंदर कितनी एनर्जी होती है तो मैं उसे कैसे समझाऊंगा, बता देता हूं। इसे देख लो आप, ये है यूरेनियम की पैलेट। ये वो पैलेट हैं जो न्यूक्लियर रिएक्टर की रॉड्स के अंदर भरी जाती हैं। तो जी 10 ग्राम की ये पैलेट होती है। अब ये एक 10 ग्राम की पैलेट 1000 किलो यानी कि 1 टन कोयले के बराबर ऊर्जा देती है, या फिर 564 लीटर तेल को जलाने पर जितनी ऊर्जा हमें मिलेगी उतनी ऊर्जा 10 ग्राम की एक पैलेट हमें देती है। अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि जो दुनिया भर की पैलेट हमने बना रखी हैं ये कितने सालों तक कितने बड़े शहर को ऊर्जा दे सकती हैं। चलो अब आपको असली माल के दर्शन कराते हैं। ये है जी असली माल, यूरेनियम 238। अब देखो जी, यूरेनियम को निकालने के हैं दो तरीके। एक तो यह है ओपन पिट माइनिंग और दूसरा है ये वाला तरीका जिसमें हम कुएं खोदते हैं जमीन में। कुआं खोद के बहुत सारे पाइप जमीन में गाड़ दिए, अब उनमें पानी भरेंगे। जब पानी भरेंगे तो नीचे दबाव बन जाएगा और केमिकल्स क्योंकि उसके पानी के साथ मिक्स हुए हैं तो वो जो स्लरी बनेगी, कीचड़ बनेगा, वो पाइप के रास्ते ऊपर आना शुरू होगा, जिसको हम पंप के रास्ते बाहर निकाल के टैंक में स्टोर कर लेंगे। और ये दूसरा है जहां पर हम बड़े बड़े पत्थरों को तोड़कर इकट्ठा करके ट्रक में भर के एक ऐसे प्लांट में लेके जाएंगे जहां उसका चूरा किया जाएगा और उस चूरे को पानी के साथ मिलाकर, केमिकल के साथ मिलाकर उसकी स्लरी यानी एक कीचड़ वगैरह तैयार किया जाएगा। दोनों लगभग एक स्टेज पर जाके मिल जाते हैं, वो है कीचड़ बनाने का प्रोसेस। यहां पे हम जमीन के नीचे ही कीचड़ तैयार कर लेते हैं और यहां पर पत्थरों को निकालकर, तोड़कर, पीसकर, पानी के साथ मिलाकर तब कीचड़ तैयार किया जाता है। अब इस सूखे हुए यूरेनियम में हम सल्फ्यूरिक एसिड को मिक्स करेंगे, अब ये बन जाएगा यूरेनियम ऑक्साइड। अब इस यूरेनियम ऑक्साइड में अमोनिया मिलाएंगे। अमोनिया मिलाने के बाद इसका रंग हो जाएगा पीला और ये तैयार हो जाएगा ड्रम में भर के सील पैक करने के लिए। एक बार ड्रम तैयार हो गए, अब उनको हम भेज देंगे कहां पर, जहां पर अब हमें यूरेनियम को एनरिच करना है, यानी कि इसकी प्योरिटी को बढ़ाना है, यानी कि सेंट्रीफ्यूज करने के लिए ले जाएंगे। तो जी उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, फ्लोरीन गैस को निकालेंगे और ये कन्वर्ट हो जाएगा यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड में। अब ये यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड नाम की जो गैस है इसको हम सेंट्रीफ्यूज के अंदर डाल देंगे। अब ये सेंट्रीफ्यूज क्या है? सेंट्रीफ्यूज जैसे कि आपने ब्लड में से अगर प्लाज्मा निकलता हुआ देखा हो तो क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने वो ब्लड भरा और उसको एक घुमाने, चक्री होती है ना, चक्री जिसमें डालकर बहुत तेजी से घुमाते हैं, तो जो रेड ब्लड सेल के हैवी पार्टिकल होते हैं वो कोने में निकल जाते हैं, प्लाज्मा अलग निकल जाता है। सेम उसी तरीके से हम यूरेनियम को भी सेंट्रीफ्यूज करते हैं। इस स्थिति में इसके अंदर यूरेनियम 238 लगभग मैंने लिखा है 99.3% था और यूरेनियम 235 मात्र 0.7% था। अब देखो कमाल की बात यह है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में आप यूरेनियम 238 इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसका फिशन नहीं हो सकता। ठीक है जी। अब क्योंकि हमें न्यूक्लियर रिएक्टर में इस्तेमाल करना है यूरेनियम 235, तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड गैस को सेंट्रीफ्यूज करेंगे, जिसकी वजह से यूरेनियम 238 क्योंकि हैवी है तो वो तो भाग जाएगा साइड में। देखो मोटे मोटे निकल गए ना, ये तो हो गए 238, और ये जो हल्के पार्टिकल थे 235 के ये यहां पर इकट्ठे हो गए सेंटर में। यहां पे देखो हैवी पार्टिकल बाहर निकल गए और जो लाइट पार्टिकल हैं छोटे छोटे यानी कि 235 वो हो गए हमारे यहां पर इकट्ठा। अब हमने कर लिया इन्हें अलग, लेकिन ये सिर्फ एक बार सेंट्रीफ्यूज करने से वेपन ग्रेड तक नहीं पहुंचेगा। देखो यहां तक जब हम प्योरीफाई करेंगे तो लगभग 3 से 5% हमें यूरेनियम 235 मिल जाएगा, जो कि न्यूक्लियर रिएक्टर में इस्तेमाल करने के लिए पर्याप्त है। और ज्यादा अगर हम इसे एनरिच करें यानी कि और ज्यादा सेंट्रीफ्यूज के प्रोसेस से इसको गुजारें तो इसकी प्योरिटी 20% पहुंचेगी। और मैं बात कर रहा हूं यूरेनियम 235 की, 238 की नहीं। इससे बॉम्ब बनाना है, वेपन ग्रेड यूरेनियम चाहिए, तो आपको इसे लगभग 80 to 90% प्योरीफाई करना पड़ेगा, यानी कि बार बार सेंट्रीफ्यूज करना पड़ेगा। अब ईरान के साथ क्या हुआ था, ईरान ने जब अपने यहां पर न्यूक्लियर सेंट्रीफ्यूज यूज करी तो लोगों को, यानी कि बेसिकली मैं अमेरिका की बात कर रहा हूं, तो अमेरिका, इजराइल, इनके पेट में दर्द हुआ। इन्हें यह लगा कि ईरान क्या करेगा, जितना उससे कहा गया है कि एनरिच कर लो उससे ज्यादा वो यूरेनियम को प्योरीफाई कर लेगा,
जो कि वेपन ग्रेड तक पहुंच जाएगा। और एक बार अगर किसी के पास वेपन ग्रेड यूरेनियम आ गया तो हथियार तो बनेंगे, पक्का बनेंगे। अब मान लेते हैं कि आपने 95-99% तक यूरेनियम 235 ऑब्टेन कर लिया, 235 की बात कर रहा हूं। तो उसके बाद अभी भी, क्योंकि उसमें फ्लोरीन गैस तो है ही, तो उसे अलग कैसे करें, हमें प्योर यूरेनियम कैसे मिलेगा? तो इसके लिए हम यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड में कैल्शियम को मिक्स कर देंगे। ठीक है जी। अब ये जो है फ्लोरीन और कैल्शियम ये एक साथ आ जाएंगे और हमारा जो यूरेनियम है वो अलग हो जाएगा, यानी कि हमारा काम हो जाएगा जिस काम के लिए हम इतनी माथापच्ची कर रहे थे इतनी देर से। अब ये है वो मेजर देश जिनके पास यूरेनियम के भंडार हैं, जिसमें कि सबसे ज्यादा कजाकिस्तान के पास है और बाकियों की परसेंटेज मैंने यहां लिखी है। तो अगर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट हो तो पॉज करके देख लेना। वैसे इसकी पीडीएफ में दे सकता हूं आपको बना के, कोशिश करूंगा कि इसकी पीडीएफ बना दूं। ठीक है जी। भारत में कहां कहां यूरेनियम है उसके बारे में भी मैंने यहां दिया है। अब यहां पर यह चीज याद रखना कि ये वो डाटा है जहां पर सर्वे हुआ है, जहां पर हमने खोज लिया है। इसके अलावा भी भारत में अगर कहीं यूरेनियम है जिसकी खोज नहीं हुई है तो आपके पास मौका है, लेके निकल लो हथियार अपने, क्या पता आप भी पैसे बना लो जैसे विदेशों में बनाते हैं। अब यहां पर आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए कि जी हमने तो ये सुना था कि यूरेनियम जो कोयले से, गैस से, इन सब से सस्ता पड़ता है। मतलब अगर हम बिजली बनाएंगे तो जो बिजली यूरेनियम की मदद से बनाई जाएगी, यानी कि न्यूक्लियर पावर प्लांट की मदद से बनाई जाएगी, वो बिजली कोयले से बनाई गई बिजली से सस्ती पड़ेगी। तो अगर भारत सरकार को यह बात पता है और भारत सरकार के पास टेक्नोलॉजी भी है, क्योंकि भारत सरकार ने न्यूक्लियर बॉम्ब भी बना रखा है, तो आखिर भारत सरकार न्यूक्लियर फ्यूल का इस्तेमाल करके बिजली काहे नहीं बना रही? ऐसा क्यों? आओ बताता हूं। अब देखो, अगर आपको ऐसा लगता है कि भैया भारत सरकार जाएगी किसी देश के पास और कहेगी लो जी बताओ कितने का चेक काटना है, पैसे पकड़ो और माल दे दो, तो ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने एनपीटी यानी कि न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन टीटी को साइन नहीं कर रखा है। अब इनके दिमाग में ना ये बेचैनी है कि अगर भारत को हमने यूरेनियम दे दिया तो वो इनसे हथियार बनाएगा। भैया क्या करेंगे हम हथियारों का? जितनी जरूरत है उतने हथियार हमारे पास हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो देखो हुई ना बिना मतलब की बात, ना लेना एक ना देना दो, बस ढोल बजाते रहो। अब दूसरी चीज ये कि जिन देशों ने एनपीटी पर साइन नहीं कर रखा उनको ना कुछ एग्रीमेंट फॉलो करने होते हैं कि भैया आपके यहाँ रेगुलर चेकिंग वगैरह होगी कि आपको जो यूरेनियम दिया गया आप उससे क्या कर रहे हो। इंडिया ये नहीं चाहता। अब एनपीटी पे साइन नहीं करोगे तो इस तरह के एग्रीमेंट मानने पड़ते हैं, जिसको भारत नहीं मानता है। इसलिए भी हमें आसानी से यूरेनियम नहीं मिलता। ठीक है। तीसरी चीज कीमत। अब देखो, क्योंकि यूरेनियम देने वाले कुछ ही देश हैं तो जाहिर सी बात है वो जानते हैं कि भारत को चाहिए यूरेनियम। अब भारत जब उनसे कहेगा कि जी हमें यूरेनियम दो, तो वो कहेंगे ठीक है बेटा, मोटा अमाउंट लगेगा इसमें, तो बहुत मोटे पैसे जाएंगे, तो कीमत बढ़ जाती है। अब वो हमें महंगा पड़ता है, इसलिए भी हम इतनी आसानी से यूरेनियम को एक्वायर नहीं कर पाते। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें कोई लूप होल नहीं है कि मतलब यूरेनियम भी मिल जाए और एनपीटी भी साइन ना करनी पड़े। हाँ, एक तरीका है, अगर हम एनएसजी के मेंबर बन जाएं, यानी कि न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। लेकिन न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में ना एक आदमी है जो अड़ंगा अटका रहा है। ये जो चीनी विनी भाई साहब हैं, ये वो आदमी है जो कि भारत को एनएसजी का मेंबर नहीं बनने दे रहे। और ये जो दूसरा है ये भी पूरा है। भाई साहब सुनो इसकी, इन भाई साहब के पास जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी आई है वो आई है पाकिस्तान से। पाकिस्तान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे शायद अब्दुल कादिर। अगर मैं गलत नाम ले रहा हूं तो फिर मैं यहां पे एक टेक्स्ट लगा दूंगा, ठीक है। तो अब्दुल कादिर ने तो ये बात शायद कन्फेस करी है कि हाँ मैंने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी नॉर्थ कोरिया को बेची है। अब यहां पे आप ये भी पूछ सकते हो कि इंडिया एनपीटी पे साइन कर क्यों नहीं लेता? हमारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी। भाई साहब कैसे कर लें? ये देखो, ये जो अंकल बैठे हैं ना, इनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, बराबर में पाकिस्तान बैठा है उसके पास भी न्यूक्लियर बॉम्ब है। अगर हम एनपीटी पे साइन करेंगे तो हमें अपने न्यूक्लियर हथियार छोड़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो क्या ऐसी स्थिति में न्यूक्लियर हथियार छोड़ना समझदारी है? मेरे से पूछोगे बिल्कुल भी नहीं। पकड़ के बैठे रहो, जैसे पकड़ के बैठे हो ऐसे ही बैठे रहो, चाहे न्यूक्लियर माल मिले या ना मिले, कम से कम सुरक्षा की गारंटी तो है। आगे चलो, भारत यह भी मानता है कि जो एनपीटी है ये एक तरह से भेदभाव वाली नीति है। क्यों? भैया तुमने 5-6 देशों ने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाए, टेस्ट कर लिए और उसके बाद पूरी दुनिया पाबंदी लगा दी कि नहीं हमने बना लिया, ठीक, अब और कोई नहीं बनाएगा। क्यों भाई, ये भेदभाव क्यों?
तो भारत इस चीज को नहीं मानता, इसलिए भी एनपीटी पे साइन नहीं करता है। दूसरी चीज, मैंने सिक्योरिटी कंसर्न तो आपको बता ही दिया, इंडिया इसे डिस्क्रिमिनेटरी मानता है, ये भी मैंने आपको बता दिया। तीसरी चीज है नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी। मेनली वेस्टर्न कंट्रीज चाहती हैं कि भारत एनपीटी पे साइन कर ले, तो अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज की ये बात मान लेते हैं तो यहां से क्लियर मैसेज जाता है कि भारत दबाव में है, भारत वेस्टर्न कंट्रीज की बात मान रहा है, भारत ने एक ग्रुप चुन लिया है, और फिर हमारी इंडिपेंडेंट पॉलिसी रही क्या गई अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज के कहे में चलेंगे। इसलिए भी भारत एनपीटी पे कभी साइन नहीं करेगा, और मेरे हिसाब से सुरक्षा कारणों की वजह से तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अब जरा कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जवाब ले लेते हैं। क्या यूरेनियम माइंस रेडियो एक्टिव होती हैं? तो हाँ जी, बिल्कुल रेडियो एक्टिव होती हैं, लेकिन जब हम उसे सेंट्रीफ्यूज करके प्यूरिफाई कर देते हैं, एनरिच कर देते हैं, तब वो बहुत ज्यादा रेडियो एक्टिव हो जाता है। ये बात ठीक है। आर यूरेनियम माइंस डेंजरस? हाँ जी, बिल्कुल डेंजरस होती है, और ज्यादातर काम रिमोट कंट्रोल्स मशीन्स की मदद से होता है। डायरेक्ट ह्यूमन कांटेक्ट उन पत्थरों से अवॉइड ही किया जाता है। कैन यूरेनियम किल यू? बिल्कुल मार सकता है। अगर बहुत ज्यादा आप रेडियो एक्टिव एनवायरनमेंट में रहोगे तो यूरेनियम बिल्कुल शरीर में ऐसे बदलाव कर देगा जिनको रिपेयर नहीं किया जा सकता। कैन यूरेनियम बी मेड आर्टिफिशियली? तो देखिए, यूरेनियम को आर्टिफिशियली नहीं बनाया जा सकता। आप नया एलिमेंट तो बना सकते हैं जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन। देखो, हम यूरेनियम के आइसोटोप तो बना सकते हैं, लेकिन यूरेनियम को बनाना अभी तक तो पॉसिबल नहीं, भविष्य का कुछ पता नहीं। हाउ मच यूरेनियम वाज इन लिटिल बॉय? जो अमेरिका ने जापान के ऊपर जो लिटिल बॉय और फैट मैन नाम के 2 एटम बॉम्ब गिराए थे, उनमें से लिटिल बॉय के अंदर कितना यूरेनियम था? 64 किलो। सिर्फ 64 किलो ने इतनी भाई तबाही मचाई थी। हाउ टू बाय यूरेनियम? यूरेनियम खरीदने के बारे में सोचना भी मत, सरकार को पता लग गया ना तो टांग पकड़ के ले जाएगी, इलीगल है हमारे देश में। When यूरेनियम वाज डिस्कवर्ड? तो जी, एक मार्टिन नाम के जर्मन वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1789 में यूरेनियम की एक्सीडेंटल खोज की थी एक सिल्वर माइन में। ठीक है जी, कहां मिली थी? किंगडम ऑफ बोहेमिया में। ठीक, और उन्होंने उसका नाम यूरान रखा था यूरेनियस प्लेनेट के नाम पर। ठीक है, और ये यूरेनियम के ऊपर कुछ फैक्ट्स हैं कि यूरेनियम का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, उसकी डेंसिटी कितनी है, जिसे आप पॉज करके पढ़ सकते हो अगर आपको जानना है तो। आगे चलते हैं। विच यूरेनियम इज यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर? कौन सा यूरेनियम हम इस्तेमाल करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में? तो देखो भैया, न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर आप यूरेनियम 235 का इस्तेमाल करते हैं। यूरेनियम 238 न्यूक्लियर रिएक्टर में इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि यूरेनियम 238 फिशनेबल मटेरियल नहीं है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। क्या कोई जुगाड़ है 238 को यूज करने का? हाँ, एक तरीका है। ब्रीडर रिएक्टर के अंदर यूरेनियम 238 से प्लूटोनियम में बदल देते हैं। अब जैसे ही प्लूटोनियम मिलेगा, प्लूटोनियम क्योंकि रेडी टू यूज है, फिशनेबल मटेरियल है, तो हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ब्रीडर रिएक्टर क्या होता है? ये एक तरह का न्यूक्लियर रिएक्टर है जिसमें आप न्यूट्रॉन्स की बॉम्बार्डमेंट से रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का निर्माण करते हो। ठीक है जी, इसके बाद क्या है? इसके बाद है हाउ डिड यूरेनियम एंड अप ऑन अर्थ? धरती पर यूरेनियम आखिर आया कहां से? तो देखो, इसका जवाब यह दिया है वैज्ञानिकों ने कि जब सुपरनोवा हुआ था, सुपरनोवा एक्सप्लोजन, जब स्टार्स वगैरह टूटते हैं ना, तो जब सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुआ था, उसी समय जो फिशनेबल मटेरियल था वो धरती पर आ गया था। कैन यूरेनियम बी रिसाइकल्ड? हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं, फ्रांस कर भी रहा है, और मैंने यहाँ पे 4-5 स्टेप्स लिखे भी हैं, इन्हें आप पढ़ सकते हो, पॉज करके देख लेना अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो। फिर आता है व्हाई इज डिप्लीटेड यूरेनियम यूज्ड इन बुलेट्स? जो यूरेनियम हम यूज कर चुके हैं उनको हम गोलियों में, यानी कि बुलेट शेल्स, जो तोप होती है ना उसकी शेल्स, उसमें इस्तेमाल क्यों करते हैं? देखो भैया, सीधी सी बात है, यूरेनियम क्योंकि हैवी मेटल है, तो इसका इस्तेमाल हम जो बख्तरबंद गाड़ियां होती हैं, जो टैंक होते हैं, उसका जो आर्मर होता है, उसकी जो शील्ड होती है, उसको भेदने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और क्योंकि ये हैवी मेटल है तो इस काम में ये बड़ी आसानी से प्रयोग में लाया भी जाता है। अब इससे क्या है, न्यूक्लियर वेस्ट का एक यूज मिल गया हमें। इंसान अपने मतलब की चीजें ढूंढ लेता है। ठीक है जी, तो ये तो खत्म हो गई। चलो जी, इस वीडियो से जुड़ा हुआ कोई सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आपकी बात का रिप्लाई कर दूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।